हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज कितना नंबर टेस्ट होगा? 4 नंबर टेस्ट होगा। इससे पहले 3 नंबर तक टेस्ट हो चुका है। तो आइए आज चौथा नंबर टेस्ट से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। देखिए कालाहारी मरुस्थल की बात कर रहा है। पहले तो आप मरुस्थल समझिए, मरुस्थल होता क्या है। देखिए मरुस्थल यानी अनउपजाऊ भूमि। कौन सा भूमि? अनउपजाऊ भूमि, जिसको कि बंजर भूमि एक तरह से कह सकते हैं। अगर जो आप ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से कहना चाहते हैं तो वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। बिल्कुल। देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपको अफ्रीका महादेश के अंतर्गत, किस महादेश के अंतर्गत? अफ्रीका महादेश के अंतर्गत। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत जो है आपको बोत्सवाना एक देश है। कौन सा देश? बोत्सवाना एक देश है। बोत्सवाना देश में ही जो है कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है? बोत्सवाना में। अगर जब पूछा जाएगा किस महादेश में, महादेश के संदर्भ में पूछा जाएगा तो अफ्रीका महादेश। अगर जब देश के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कौन सा देश? बोत्सवाना देश। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। लेकिन देखिए ऑप्शन ए में दिया है दक्षिणी अफ्रीका महादेश। दक्षिणी अफ्रीका महादेश। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपको सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल, जो कि एक गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल है और ये जानते हैं आपको उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत पाया जाता है। किस अफ्रीका के अंतर्गत? उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत सहारा मरुस्थल पाए जाते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया नामीबिया। नामीबिया में जो है ना नाबीब मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल? नाबीब मरुस्थल पाया जाता है। ऑप्शन डी में देखिए दिया मंगोलिया। देखिए मंगोलिया और चीन की सीमा पे हमने बताया था गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल याद रखना है आपको। तो बताइए कालाहारी मरुस्थल किस देश में? बोत्सवाना में। किस महादेश में? अफ्रीका महादेश में। साथ है याद रखना है उसके। देखिए ये वाला जो है ना गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा गया था। क्या बोल रहा है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद के 2 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का था। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। हमेशा आप पढ़े होंगे क्या, 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़े होंगे आप जो है ना आपको लिंगा अगर जहाँ 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो भारत का लिंगा अनुपात है 943 महिला पर 1000 पुरुष। कितना? 1000 पुरुष। ठीक है, 1000 पुरुष। वहीं अगर जहाँ बिहार के संदर्भ में देखा जाएगा तो 918 महिला पे 1000 पुरुष। इस बात को याद रखना। ये तो आपका हो गया ओवरऑल, आपको भारत के विषय में हो गया। लेकिन यहाँ पे समुदाय के विषय में पूछा जाता है। ये जनसंख्या के विषय में है और आपको पूछा जा रहा है समुदाय के विषय में। देखिए समुदाय के विषय में आपको याद रखना है सबसे ज्यादा सबसे कम, इस बात को तो याद रखना है। आइए सभी बात को यहाँ से जिक्र करते हैं जहां से क्वेश्चन समुदाय से पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपको हिंदू, हिंदू के लिए जो है आपको हिंदू समुदाय में जो है लिंगा अनुपात 931/1000 है। कितना है? 931, यानी 931 पुरुष में कितना 931 महिला में कितना पुरुष? 1000 पुरुष। और ऑप्शन बी में देखिए आपको मुस्लिम दिया है। मुस्लिम समुदाय में जो है ना आपको याद रखना है 1000 पुरुष पर 936 महिला। कितना? 936 महिला। इस सबको लिख लेना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन सी में दिया आपको जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म के बारे में आपको याद रखना 940 महिला पर 1000 पुरुष। कितना? 940 पर 1000 पुरुष। उसके बाद आपको याद रखना है बौद्ध के बारे में। किसका? बौद्ध संप्रदाय के बारे में। बौद्ध संप्रदाय की अगर जब बात कहा जाएगा तो 953 महिला पर 1000। कितना? 953 महिला पर 1000 याद रखना है। उसके बाद देखिए आपको ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म की बात कहा जा रहा है। देख जानते हैं ईसाई संप्रदाय में जो है 1006 महिला पर कितना? 1006 महिला पर 1000 पुरुष है। कितना? 1000 पुरुष है। उसके बाद और आपको एक संप्रदाय है सिख संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सिख संप्रदाय की अगर जब बात कहा जाएगा तो आपको 893 महिला पर कितना? 893 महिला पर 1000 पुरुष। कितना? 1000 पुरुष। इतना ही संप्रदाय है, आपको संप्रदाय के बारे में याद रखना है। तो देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है। तो बताइए, यहाँ पे बताइए किस धार्मिक समुदाय?
ईसाई धार्मिक समुदाय, ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, ये सर्वाधिक हो गया, ठीक ना, सर्वाधिक। उसके बाद अगर जो यही क्वेश्चन रहता कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो बताइए इसके अनुसार कौन सा, सिख में। सिख में क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको याद तो रखना ही है। उसके बाद ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक। देखिए इस सब को याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन सा धर्म, ईसाई संप्रदाय का, कितना, 1006 महिला पर 1000 पुरुष। उसके बाद सबसे कम सिख संप्रदाय पर 893 महिला पर कितना पुरुष, 1000 पुरुष है। तो याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो ईसाई धर्म हो जाएगा, याद रखो। ऑप्शन डी हो गया, ईसाई संप्रदाय सही आंसर होगा। अब आगे बढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। देखिए नाता प्रथा की बात, देखिए नाता प्रथा कहते किसे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिए आप। नाता प्रथा देखिए वैसी प्रथा जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे पुरुष के साथ जो है ना, अन्य दूसरे पुरुष के साथ रहना प्रारंभ करती है, उसी को क्या कहते हैं, नाता प्रथा करते हैं। यानी जो अपना पति है उसको छोड़ के अन्य दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, उसको क्या कहते हैं, नाता प्रथा कहते हैं, नाता प्रथा। और जानते हैं नाता प्रथा जो है ना, आपको राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीना जनजाति। कौन सी जनजाति, मीना जनजाति में ही जो है ना नाता प्रथा प्रचलित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए दिया नागा जनजाति जो है आपको नागालैंड में पाया जाता है। कहां पे, नागालैंड में। ये जनजाति जानते हैं वीर प्रवृत्ति की होती है, यानी योद्धा प्रवृत्ति का, लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। नागा जनजाति जो कि नागालैंड में पाया जाता है। वही देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया है आपको भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति, भोटिया जनजाति जानते हैं मुख्य तौर पर जो है आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, जैसे सिक्किम हो गया, आपको उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस सब में पाया जाता है। लेकिन अगर जहां किसी एक राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको सिक्किम मारना है। क्या मारना है, सिक्किम मरना है। जानते हैं भोटिया जनजाति जो है आपको सिक्किम में पाया जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन जानते हैं इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता आपको ऋतु प्रवास। कौन सी है, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है, देखिए ऋतु के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार अपने आवास में परिवर्तन करना, ऋतु में परिवर्तन के अनुसार अपने आवास में, रहन सहन में परिवर्तन करना, उसी को ऋतु प्रवास कहा जाता है। देखिए अगर जब आप पहाड़ी क्षेत्र में, अगर जब पहाड़ी क्षेत्र में ठंडी ज्यादा आ गया तो ये क्या करेंगे, आके मैदानी क्षेत्र में बस जाएंगे। किस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। अगर वही मैदानी क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाएगा पुनः ये मैदानी क्षेत्र से भागकर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी ऋतु के अनुसार अपने आवास में परिवर्तन करना क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। किस जनजाति में प्रचलित है, तो भोटिया जनजाति में प्रचलित है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कौन सी जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखें भोटिया जनजाति में ऋतु प्रवास प्रचलित है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया टोडा जनजाति। देखिए हमने बताया था कि नीलगिरी पहाड़ी जो आपको तमिलनाडु के, मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, वैसे ये इसका विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर जो किसी एक राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको तमिलनाडु मारना है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। कौन सी है, टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। टोडा जनजाति जानते हैं, टोडा पहाड़ी पर ही टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। और यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया, टोडा जनजाति किस पशु का पालन करते हैं, किस पशु का पालन करते हैं, क्या बोलना है, भैंस का पालन करना। यह क्वेश्चन इससे पहले वाले टेस्ट में था। और एक बात जानते हैं, टोडा जनजाति में जो है आपको बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति का मतलब क्या होता है, एक महिला एक से अधिक पति रखती है, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुप्रथा। इसमें होता क्या है जानते हैं, सामान्य तौर पर जब इस जनजाति में बेटी पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, जिसके कारण इसमें महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण महिला जो है एक से अधिक पति रखना प्रारंभ कर देती है, उसी को कहा जाता है बहुपति प्रथा। तो पूछा जाता है किस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है, क्या बोलना है, टोडा जनजाति में। किस पशु का पालन करती है, भैंस का पालन करता है। इस सभी बात को याद रखना है। तो आंसर बी हो गया सही है। आइए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए चक्रवात की स्थिति में, चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है। देखिए एक बात आप हमेशा जानते होंगे, हवा जो है आपको, हवा यानी वायु क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से
लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहती है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखिए वो एक होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात, तो दोनों में थोड़ा सा समझिए। चक्रवात का होता है क्या, चक्रवात में जो है ना केंद्र में निम्न दाब होता है, यानी लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर केंद्र में होता है चक्रवात में। वहीं चक्रवात में जो है ना बाहर की ओर जो है हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च दाब होता है। क्या होता है, उच्च दाब होता है। चक्रवात में जो है ना आपको चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर यानी निम्न दाब होता है, और वहीं बाहर की ओर क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यानी कि उच्च वायु दाब होता है। वहीं अगर ना प्रति चक्रवात की बात कहा जाएगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी केंद्र में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, यानी उच्च वायु दाब हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट यानी निम्न वायु दाब हो जाएगा। याद रखना है चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात जो होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का उल्टा होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पूछा क्या गया है, चक्रवात के बारे में पूछा गया। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होगी, बताइए। अभी जस्ट हमने बताया क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट, केंद्र में हो जाएगा लो और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, निम्न वायु दाब हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन बी में उच्च दिया है, तो उच्च किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। केंद्र क्या पूछ रहा है तो निम्न बोलना है, बाहर का पूछेगा तो उच्च बोलना है आपको चक्रवात के संदर्भ में। वहीं अगर जाए यहाँ पे क्वेश्चन रह जाता है आपको प्रति चक्रवात की स्थिति में, प्रति चक्रवात की स्थिति में आपको चक्रवात के केंद्र में वायु की दिशा क्या होगी, उच्च हो जाता है। क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और बाहर की ओर निम्न हो जाएगा। इन दोनों बातों को याद रखना है, हमेशा इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, चक्रवात की बात कहा जा रहा था तो केंद्र में लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को इससे पहले भी टेस्ट में आया था, इसका डिस्कशन हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से किया है। देखिए क्या कहता है, भोर घाट दर्रा कहाँ है। देखिए आपको तो पहले यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट कौन से किसको किसको जोड़ता है, किस राज्य में है। और सबसे पहले इसमें पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है। हमने इसका क्रम भी बताया है, ज्योग्राफी में पढ़ाने टेस्ट में भी इसका क्रम बताया। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, थाल घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और आपको सेनकोटा घाट। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो कि नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है, यह किस घाट के अंतर्गत, किस घाट के पास है, किस घाट के पास है। तो वहां आंसर क्या था, पाल घाट के, पाल घाट दर्रा के पास था कौन सा, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत। वहीं अगर जहाँ पाल घाट बोला जाएगा तो केरल के अंतर्गत, सेनकोटा बोला जाएगा तो को तमिलनाडु के अंतर्गत। अब देखिए जोड़ता कौन किसको है, पहले देखिए इसका क्रम देखिए, पहले थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट। ठीक है, पहले आ गया आपको थाल घाट। थाल घाट जो है ना मुंबई के पास एक जगह है नासिक, कौन सा, नासिक को ये मुंबई से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, नासिक को मुंबई के पास, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, नासिक को मुंबई से थाल घाट दर्रा जोड़ता है। उसके जस्ट नीचे आइएगा महाराष्ट्र में ही भोर घाट दर्रा है, कौन सा दर्रा है, भोर घाट दर्रा जो है ना आपको महाराष्ट्र में एक जगह आपको मुंबई को पुणे से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके जस्ट आप आते हैं तो पाल घाट दर्रा आ जाएगा, कौन सा दर्रा आ जाएगा, पाल घाट दर्रा जो कि केरल में पाया जाता है। ये केरल के कोच्चि को जो है ना आपको कोयम्बटूर से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, केरल के कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। यही जो है पाल घाट दर्रा आपको जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के क्या है, बगल में है। ठीक है, यहीं पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस घाट के अंतर्गत आकर मिलती है, पाल घाट दर्रा के अंतर्गत आके मिलती है। अगर जब पहाड़ी के संदर्भ में बोला जाएगा तो नीलगिरी पर्वत बोलना है। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको आता है सेनकोटा घाट, कौन सा आता है, सेनकोटा घाट जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। देखिए इन चारों बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसको जोड़ता है और इसका क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर, इन सब बात को याद रखना। और दूसरा बात हमने बताया आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी किस घाट के अंतर्गत आकर मिलती है, पाल घाट दर्रा के अंतर्गत आके मिलती है। इन चारों बात को याद रखना, इन चारों से क्वेश्चन पूछा गया और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन क्या था कि भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है, अभी बताइए, अभी जस्ट हमने बताया कहाँ बोल रहा है, महाराष्ट्र में। भोर घाट के अलावा थाल घाट भी महाराष्ट्र में है।
ठीक है। और ये जोड़ता किसको है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बिल्कुल याद रखना है किसको जोड़ता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? गलत कथन की चुनना है हम लोग को। एक तरफ परियोजना दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया। ऑप्शन ए में देखिए टिहरी बांध परियोजना। देखिए टिहरी बांध परियोजना जो आपको उत्तराखंड राज्य में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जानते हैं भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। जानते हैं ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी के संगम पर है? क्या बोलना है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। किस राज्य में? उत्तराखंड में। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए क्या दे, रिहंद। रिहंद, बिल्कुल रिहंद जो है ना, रिहंद परियोजना आपको रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिया है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी में देखिए मंडी। मंडी जानते हैं, मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पर है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। यह बात भी सही है, हिमाचल प्रदेश। देखिए गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, लेकिन यह राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में है। यहां राजस्थान दे दिया, राजस्थान नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। देखिए गांधी सागर परियोजना ठीक है चंबल नदी पर है, लेकिन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। वही जानते हैं मध्य प्रदेश, वही राजस्थान में चंबल नदी पर जो है ना राणा प्रताप सागर झील है, राणा प्रताप सागर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? राणा प्रताप सागर। देखिए एक ही नदी है, चंबल नदी पर जो है ना आपको दो परियोजना है। आपको अगर जहाँ राजस्थान में जाएंगे तो राणा प्रताप सागर परियोजना, अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो गांधी सागर परियोजना। एक ही नदी पर है लेकिन अलग अलग राज्य में। जानते हैं यहाँ से कंफ्यूजन बनता है स्टूडेंट को, इसीलिए जानते हैं परियोजना के संदर्भ में अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो आपको दोनों याद रखना है। चंबल नदी पर दो परियोजना है, एक है राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में, दूसरा मध्य प्रदेश में। कौन सा परियोजना? गांधी सागर परियोजना। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, यही गलत था। ठीक है। आइए 7 नंबर, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होता है। देखिए हमने बताया था आपको ज्योग्राफी के डिस्कशन के दौरान कि सामान्यतः अगर जहां पूछा जाएगा वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर के बीच, कितना होता है? 15 जून से 15 सितंबर के बीच। और भारत में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वर्षा किससे होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। इस बात को भी हमने बताया था। 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है भारत में। देखिए केरल के मालाबार तट से, कौन तट से? केरल के मालाबार तट से जो ना मानसून प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। किस सप्ताह में? प्रथम सप्ताह, यानी 7 से 1 से जो है ना 7 तक के 7 के बीच जो है ना आपको प्रवेश करती है। और यह प्रवेश करते हुए धीरे धीरे यह आगे की ओर बढ़ती है। और आप जानते हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत है। कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत देखिए ये जब यहाँ से प्रवेश करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, किस मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उसके बाद यहाँ आके हिमालय पर्वत से टकराती है, अब पुनः ये वापस हो जाती है। वापस जो आती है ये आपको तमिलनाडु के तट में वर्षा कराती है। किस तट में? वापस के दौरान तमिलनाडु के तट में वर्षा कराती है, और प्रवेश के दौरान केरल के मालाबार तट में ये वर्षा कराती है। जानते हैं उसके बाद देखिए ये यहाँ पे जो तमिलनाडु में जो वर्षा करते हैं ये आपको शरद ऋतु में वर्षा कराती है, यानी कि ठंडी के मौसम में। किस मौसम में? ठंडी के मौसम में। इसीलिए जानते हैं आप तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सालों भर जो चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस बात को याद रखना। क्या कहता है अभी जस्ट हमने बताया, अगर जहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराएगा तो किस मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या फिर लौटता मानसून के कारण, क्योंकि यहां से गया टकरा के आपको हिमालय पर्वत में टकरा के क्या हो गया? पुनः वापस हो गया। तो आप लौटती मानसून भी कह सकते हैं या फिर उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं। उसके बाद जानते हैं, ठीक है, और हमने अभी जस्ट बताया कि भारत में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। वहीं तमिलनाडु में शरद काल में किस मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटती मानसून के कारण। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटती मानसून आप कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी में दिया पश्चिमी विक्षोभ। जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो है ना वर्षा कराती है शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में ये वर्षा कराती है। आपको जम्मू कश्मीर हो गया, आपको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो ना शरद ऋतु में वर्षा कराती है। कौन सी?
पश्चिमी विक्षोभ कराती है। आप सुनते हो कि जम्मू कश्मीर में जो है ना ठंडी के दिन में बर्फबारी होती है, तो इसी के कारण, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है ना जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है। तो याद रखना है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी के दिन में आपको जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान, इन क्षेत्रों में ठंडी के मौसम में वर्षा कराती है। वहीं अगर जहां बोला जाएगा शरद ऋतु में ठंडी के दिन में वर्षा कराती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून या फिर लौटता मानसून, ठंडी के मौसम में 2 जगह वर्षा होता है, एक आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ठीक है। इसको यहाँ पे वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दूसरा होता है ठंडी के मौसम में वर्षा आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तमिल, और यहाँ पे वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या फिर लौटती मानसून के कारण। इन तीनों बात को याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। अगर जहाँ आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूछा जाएगा तो पश्चिमी विक्षोभ मारना है। अगर जहाँ तमिलनाडु पूछा जाएगा तो उत्तरी पूर्वी मानसून को मारना है। अगर जहाँ भारत में बोलेगा सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून कराता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलना है। इन तीनों बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए मेलघाट बिल्कुल है, सहाद्री है बिल्कुल, नवेगांव बिल्कुल, ये भी महाराष्ट्र में। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए दांदेली अंशी अभ्यारण्य जो है ना आपको महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए 9 नंबर, भारतीय राज्यों सर्वाधिक सहस्त्र गणता किस राज्य में? हमने इसका देखिए अच्छे से इसका डिस्कशन कराया था जब ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम हमने बताया था क्या सहस्त्र गहनता कहते किसे हैं। देखिए एक वर्ष में जितना फसल उगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सहस्त्र गहनता कहते हैं। पंजाब में देखिए अभी जस्ट हमने बताया आपको, दक्षिणी पश्चिम मानसून में तो वर्षा हर एक जगह कराएगा, लेकिन अभी जस्ट हमने बताया कि पंजाब में ठंडी के दिन में भी वर्षा कराती है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण देखिए यहाँ क्या होता है, सालों भर गर्मी के दिन में भी वर्षा हो गया, ठंडी के दिन में भी वर्षा हो गया। अब एक बात आप बताइए, जहां हमेशा वर्षा होगा क्या वहां फसल ज्यादा उगाया जाएगा, हाँ या नहीं? बिल्कुल उगाया जाएगा। तो आपको पंजाब में जो है एक से जो है ना 3 4 5 फसल उगाया जाता है एक वर्ष में। वहीं आपको उत्तर प्रदेश, आपको बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में जो ना एक वर्ष में 2 फसल उगाया जाता है। जितना फसल एक वर्ष में उगाया जाता है उसी को सहस्त्र गहनता कहा जाता है फसल की। उस तरह से अगर जब बोला जाएगा सहस्त्र गहनता पूरे भारत में की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में पूछा जाएगा सहस्त्र गहनता किस राज्य में, तो आपको पंजाब बोलना है। क्या बोलना है? यहाँ पे एक वर्ष में 5 फसल उगाया जाता है। कितना फसल? 5 फसल। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे आप। तो आंसर हो गया आपको ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। वही दूसरा नंबर पे अगर जब पूछा जाएगा तो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। तीसरा नंबर पे आपको पश्चिम बंगाल याद रखना, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा पश्चिम बंगाल सहस्त्र गहनता की दृष्टि से। नहीं, दूसरा आपको, दूसरा जो है ना, दूसरा पश्चिम बंगाल नहीं, तीसरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पहला पंजाब होगा, दूसरा हरियाणा होगा, तीसरा पश्चिम बंगाल होगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है, सही वो है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में? देखिए हमने इसका बताया था, अगर जो अग्रणी राज्य पूछा जाएगा मैग्नीज उत्पादन में तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी प्रथम राज्य आपको उड़ीसा है। कौन सा राज्य? उड़ीसा है। और उड़ीसा का एक जगह का आपको नाम है, क्या जानते हैं? सुंदरगढ़। क्या नाम है? सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। इसके अलावा कालाहांडी हो गया, कोरापुट हो गया, ये सभी मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है जो कि आपको उड़ीसा में ही है। कहां पे है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा कालाहांडी और आपको कोरापुट याद रखना है। ऑप्शन देखिए डी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है आपको बेल्लारी। कौन सा? बेल्लारी और चित्रकूट जो है ना आपको कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए में देखिए झारखंड दिया, झारखंड में जानते हैं मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है आपको सिंहभूम। कौन सा है? सिंहभूम है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए छत्तीसगढ़। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 63 पोस्ट वाला जो मद्य निषेध और उसका अग्निशामक वाला दरोगा का एग्जाम हुआ था, इस बार 63 की बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बैलाडीला लो अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रीय आपको तंबा उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में?
आपको राजस्थान में है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, इस सबको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। देखिए अगर जहाँ सतारा पूछा जाएगा तो आपको पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी तो हो गया सही आंसर। लेकिन अगर जहाँ आपको सतारा, अगर जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये कैसे महत्वपूर्ण है, तो हमने बताया था राज्य हड़प नीति। कौन सी नीति? राज्य हड़प नीति के तहत जो ना डलहौजी ने 1848 ईस्वी में जो ना सतारा को जो है ना अपने में मिला लिया था। क्या क्या था? अपने में। पहला राज्य सतारा था जिसको कि राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में जो है ना ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया था। पहला आपको सतारा ही था। इस तरह से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर जो आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो सतारा किसके लिए महत्वपूर्ण है? पवन ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। आइए 12 नंबर, पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष किया गया था। देखिए हमने उस टाइम बताया था आपको, बिहार में चीनी मिल अगर जब बोला जाएगा तो आपको ऑप्शन में जानते हैं 1903 भी 1904 भी दिया रहेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन बी में 1903 दिया, 1904 दिया ऑप्शन सी में। लेकिन अगर जहाँ ये दोनों ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो आपको ज्यादा तर्ज जो है आपको 1904 को देना है। किसको देना है? 1904। देखिए क्या कहता है, वैक्यूम चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष किया गया था। तो 1904 में सारण के मढ़ौरा में किया गया था। कहां पे? सारण के मढ़ौरा में किया गया था। सारण जिला है, वहां एक जगह है मढ़ौरा, वहीं पे किया गया था। बिहार का यह स्थान है। तो कब बोलना है? 1904 में बोलना है। ऑप्शन सी बोलना है सही आंसर। आपको बी नहीं मारना है 1903, 1904 ही मारना है। अगर 1904 नहीं रहेगा तभी आपको 1903 मारना है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा गलत है, गलत की कौन सा सही है, सॉरी कौन सा विकल्प सही है। तो सही का हम लोग को चुनना है। ऑप्शन ए में देखिए ड्यूमा, ड्यूमा जो है ना जलप्रपात है जो कि घाट प्रवाह नदी नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। ड्यूमा जानते हैं जलप्रपात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मुचकुंड नदी पर है। किस नदी पर? मुचकुंड नदी पर, उड़ीसा में है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात आपको झारखंड में कांची नदी पर है, बिल्कुल कांची नदी दिया हुआ तो यही सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात बिहार नदी दिया, नहीं ये बात गलत है। ककोलत जलप्रपात जो है आपको बिहार में है और बराही नदी पर है। किस नदी पर है? बराही नदी पर है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात जो है आपको बिहार नदी पर है। किस नदी पर? बिहार नदी पर, मध्य प्रदेश में। इसको आप सही कर लेंगे, सही हम लोग को चुनना था तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। देखिए ब्रेक वाटर और मोल से जो घिरा हुआ है आपको गोवा का मारबू गोवा है। कौन सा है? मारबू गोवा प्राकृतिक पत्तन है। यही आपको जो है आपको ब्रेक वाटर और मोल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर, मारबू गोवा। देखिए ऑप्शन ए में दिया मुंबई, मुंबई बंदरगाह का जो है ना ये भारत का इसको जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही जो है आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का क्या कर दिया गया था? निर्माण किया गया था, जिसको कि नेहवा सोबा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए विशाखापट्टनम, ये उड़ीसा में है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह। ऑप्शन सी में देखिए प्रायद्वीपीय दिया, प्रायद्वीपीय बंदरगाह आपको उड़ीसा में है। तो याद रखेंगे इस सब बात को। आइए आपको 15 नंबर क्वेश्चन, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है। देखिए शास्त्रीय नृत्य की अगर जब बात कहा जाएगा तो इसकी टोटल संख्या 8 है। कितनी है? 8 है शास्त्रीय नृत्य की संख्या, जिसमें जैसे देखिए ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का। उसके बाद देखिए आपको कथक, कथक अगर जहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात कहा जाएगा तो ये उत्तर भारत का है। क्या है? उत्तर भारत का। दूसरा कथक हो गया। तीसरा अगर जहाँ पूछा जाएगा तो कुचिपुड़ी बोलना है। क्या बोलना है? कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद देखिए तीसरा मणिपुरी बोलना है। क्या बोलना है? मणिपुरी, जो कि कहाँ की है? मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य। चौथा आपको सत्रिया बोलना है। क्या बोलना है? सत्रिया, जो कि सबसे नवीनतम है, 2014 में इसको शामिल किया है शास्त्रीय नृत्य में। सत्रिया असम का है। कहाँ का है? असम का। उसके बाद आपको बताना है मोहिनी अट्टम। क्या बोलना है? मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। उसके बाद आपको उड़ीसा, उड़ीसा तो हमने बता दिया। उसके बाद आपको तमिलनाडु का एक बोलना है भरतनाट्यम। क्या बोलना है? भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है?
तमिलनाडु का। आपको और 8वां बोलना है आपको कथकली। क्या बोलना है? जो कि केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। इसमें सबसे नवीनतम अगर जहाँ पूछा जाएगा आपको सत्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं अगर जहाँ सबसे पुराना पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? देखिए हमने इसका बताया था। परिनिर्वाण किसे कहता है? बौद्ध धर्म में जब आपको प्राण की त्याग होती है, मृत्यु हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? परिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उनकी जो मृत्यु हुई थी, उन्हीं को क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण कहा जाता है। वही उन्होंने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। परिनिर्वाण, ठीक है। आपको देखिए परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, तो क्या था इसका? इसको परिनिर्वाण, इसको मृत्यु कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। देखिए 16 महाजनपद है, उसमें से एक महाजनपद है मल्ल। कौन सा? मल्ल। उसी की राजधानी आपको कुशीनगर। कुशीनगर में ही जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कहां हुई थी? कुशीनगर में। इसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। वही देखिए ऑप्शन ए में दिया है बोध गया। गया में जो आपको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, जिसको कि संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ऑप्शन बी में देखिए अभी जस्ट हमने बताया सारनाथ। सारनाथ में क्या होता? प्रथम उपदेश दिया था, जिसको कि धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में आपको क्या दिया? कौशल दिया। कौशल में क्या हुआ था? सर्वाधिक उपदेश दिया था इन्होंने। क्या दिया था? सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल में। कहां पे? कौशल में। तो याद रखेंगे इस सब बात को, इंपॉर्टेंट है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए बिहार से संबंधित नाम रामपुरबा, बिल्कुल ये पश्चिमी चंपारण से है, बिहार में पश्चिमी चंपारण। उसके बाद ऑप्शन सी में लोहरिया अरे राज, बिल्कुल ये भी पश्चिमी चंपारण से। लोहरिया नंदकर, बिल्कुल ये भी पश्चिमी चंपारण बिहार से। लेकिन देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, की गीत निम्न में से किसकी रचना? देखिए इसको समझने से पहले एक कहानी को थोड़ा सा समझिए, जिससे आपको जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पायल की गीत बोलिए या फिर शिल्पाधिकारम बोलिए। क्या बोलिए? शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। क्या है? तमिल महाकाव्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पायलों की गीत। क्या होती है? पायलों की गीत होती है, ठीक है। देखिए इसकी रचना आपको इलांगे आदिगल ने किया, इस बात को याद रखना है। किसने किया है? इलांगे आदिगल है। तो मूल क्वेश्चन यह है कि पायलों की गीत की रचना किसने किया? क्या बोलना? इलांगे आदिगल ने किया। यह शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पायलों की गीत। तो इसको थोड़ा सा समझिए इस कहानी को। देखिए संगम काल के अंतर्गत आपको 3 राजवंश को पढ़ना है, चोर, चेल और पांड को पढ़ना है। चोर, चेल और पांड को पढ़ना है। देखिए चोल वंश के अंतर्गत एक व्यापारी हुआ करते थे कोबलम। क्या हुआ करते थे? कोबलम जो है एक व्यापारी था, और उनकी पत्नी का नाम था कन्नगी। क्या थे? कन्नगी। ये चोल शासक, चोल वंश से संबंधित थे, ये व्यापारी थे। इन दोनों का जनता, ये पति पत्नी थी। अच्छा इन लोग का रिलेशन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? ये व्यापार के काम से जो है ना एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे। उसी के दौरान जानते हैं कोबलम, जो कि आपको चोल वंश के अंतर्गत आते थे, कोबलम व्यापारी जब आपको पांड वंश के अंतर्गत गए, कहाँ गए? पांड वंश के अंतर्गत गए, तो उनकी मुलाकात जो है एक माधवी नाम की वैश्या से हुई। किससे हुए? माधवी नाम की वैश्या से हुई। माधवी जो है ना काफी सुंदर और आकर्षक थी। माधवी क्या थी? काफी आकर्षक और सुंदर थी, जिसके कारण जानते हैं कोबलम को जान उसके ऊपर दिल आ गया। तो कोबलम क्या किए? उसके पास जाके जानते हैं उसी के पास रहने लगे, और अपने पत्नी को जो है त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और जानते हैं जब इसके पास धन दौलत था तो ठीक है माधवी रही। अब धीरे धीरे क्या हुआ? ये माधवी के जो है ना प्यार में इतना आपको डूब गए कि कोई भी व्यापार नहीं करते थे, जिसके कारण इसका धीरे धीरे व्यापार सब खत्म हो गया और पैसे की भी कमी हो गया। जब इसके पास सब चीज का खत्म हो गया तो माधवी ने भी इसका क्या किया? साथ छोड़ दिया। क्या कर दिया? साथ छोड़ दिया। पुनः क्या किया?
कोबलम जो है ना आपको चोल राजवंश की और बड़ी और अपनी पत्नी के पास जाके अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। क्या कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद उसको तो व्यापार करना था, तो उन्होंने क्या किया, कोबलम ने कहा अपनी पत्नी से, तो उनको एक जो है ना उनके पास एक पायल था, कीमती पायल था उसकी पत्नी के पास, कन्नगी के पास। तो उन्होंने ना उस पायल को जो है ना लेके क्या किया, बेचने के बारे में सोचा कि इसको बेच के फिर से व्यापार स्टार्ट करेंगे बेचने की। और कहाँ पे आपको जो है ना पांड राजवंश के अंतर्गत गई। तो वहां पर क्या हुआ, कोबलम जब गया तो वहां का एक राजा था, पांड वंश का एक राजा था, आपको नेडुजेलियन, क्या था, नेडुजेलियन था। नेडुजेलियन जो है ना, नेडुजेलियन की पत्नी का जो है ना एक पायल खो गया था, वो पायल खो गया था। उन्होंने पूरे राजवंश में ये कहा था कि अगर जहाँ कोई भी व्यापार जेवर जो बेचते थे, आपको सोनार कह सकते हैं, उनको सबको ये आगाह कर दिए थे, कोई भी पायल अगर जब बेचने आते हैं उसको जो है ना आपको राजा के समक्ष क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो ये जैसे पायल लेके बेचने गए तो इनको पकड़ के राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। जब उससे पायल निकाला गया तो उसका पायल सेम टू सेम, यानी हूबहू सेम उसका पायल उसी से मिलता था। उसकी पत्नी का जो पायल हराया था उसी से इसका पायल मिलता था, जिसके कारण आपको क्या किया, शासक ने इसको क्या किया, इसको फांसी पर सजा चढ़ा दिया। क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब जानते हैं कुछ दिन के बाद इसकी पत्नी को जो है ना, इसकी पत्नी को फिर से लगा कि फिर से तो नहीं भटक गए, तो फिर से वो आए। फिर से जब आए तो इसको पता चला कि इसके पति को जो है ना फांसी दे दिया गया। आपको वही पायल जब बेचने आया था, इसकी पत्नी का भी पायल हराया था, इसको लगा इसी का पायल है, तो इसको जो है ना इन्होंने फांसी दे दिया। तो इन्होंने इसको शराब दे दिया। जानते हैं वो आपको यहाँ के शासक आपको नेडुअल जो इतना आपको प्रतिष्ठित शासक थे कि इनको लगा कि हमने इसको क्या किया, गलत चीज में इसको फांसी पर चला दिया, जिसके कारण इसको जो ना गिल्टी फील होने लगा। इन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। यही है आपको कन्नगी पायल की कहानी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी रचना किसने किया, इलंगे आदिगल ने किया है। बिल्कुल इस बात को सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए तोल्कापियर की रचना जो है आपको तोल्कापियम ने किया है। किसने किया, तोल्कापियम ने किया। उसके बाद देखिए तिरुक देवर की रचना जो है आपको जीवक चिंतामणि ने किया। किसने किया, जीवक चिंतामणि। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है। देखिए गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी के मुद्रा को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता है। तो यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा की बात कर रहा है तो दिनार हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। वही चांदी की बात करता है तो ऑप्शन ए रूपक हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो अधिकतर देशों पे अपना जो है ना कब्जा किया, और अधिकतर देशों को जो जिस तरह भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उसी तरह आपको जो है ना आपको अमेरिका भी क्या होता था, ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता। जिस तरह हम लोग 1947 में आजाद हुए, अमेरिका 1776 में आजाद हुए थे। तो देखिए अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, देखिए कहता क्या है आपको। देखिए अमेरिका का एक जगह है बोस्टन बंदरगाह। कौन सा जगह है, बोस्टन बंदरगाह। बोस्टन बंदरगाह, देखिए बोस्टन की टी पार्टी, टी चाय पट्टी। देखिए होता क्या था, बोस्टन बंदरगाह ब्रिटेन का जो है ना आपको जहाज लेकर चाय की, जो चाय पत्ती की बात करते हैं हम यहाँ पे, चाय का मतलब हो गया चाय पत्ती। तो यहाँ क्या था, बोस्टन बंदरगाह की और जो है यह व्यापार करने के लिए उसी होके बंदरगाह होके वो व्यापार करने के लिए जाते थे। तो बोस्टन जो कि आपके अमेरिका के अंदर का, अमेरिका को भी गुलाम करके ब्रिटेन ने रखा था। तो बोस्टन के अंतर्गत जब वहां पे जहाज पहुंचा तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जो है ना उस जहाज को क्या कर दिया, वहां के शासक ने इसी के नेतृत्व में सभी चाय को जो है ना आपको उठा के पानी में फेंक दिया। क्या कर दिया, पानी में फेंक दिया, यानी सभी चाय को उठा के पानी में फेंक दिया। किस बंदरगाह के अंतर्गत, तो बोस्टन बंदरगाह के। इसीलिए इसको बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है। यह घटना आपको 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था। यही जो है ना आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। क्या था, तात्कालिक कारण था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, बोस्टन की चाय पार्टी। आइए 21 नंबर क्वेश्चन,
टाल्फगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए, टाल्फगर का युद्ध अगर जहां पूछा जाएगा तो 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी में देखिए क्या था, यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच कौन सा युद्ध हुआ? देखिए, यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच जो है ना आपको लिपजिंग का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? लिपजिंग का युद्ध 1813 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1813 ईस्वी में। वही सी नंबर में देखिए, मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच जो है ना आपको वाटरलू का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखेंगे। आइए 22 नंबर, किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक के द्वारा किया गया था? देखिए, किताब ए नौरस की रचना जो है ना आपको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन सी है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में दीवान ए इंसा, देखिए दीवान ए इंसा जो है ना सल्तनत काल में एक पत्राचार विभाग होता था। कौन सा विभाग? पत्राचार विभाग होता था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए में दिया है दान विभाग। देखिए, दान विभाग जो है ना आपको कहलाता था दीवान ए खैरात। क्या कहलाता? दीवान ए खैरात एक दान विभाग था जिसका गठन आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी में देखिए सैन्य विभाग। देखिए, सैन्य विभाग को जो है दीवान ए अर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ज कहा जाता है। इसका गठन जो है आपको बलबन के द्वारा, ये जानते हैं दरोगा का पूछा हुआ है कि सैन्य ए विभाग क्या कहलाता है, तो दीवान ए अर्ज कहलाता है। इसका गठन किसने किया है? बलबन ने किया। ऑप्शन डी में देखिए कृषि विभाग की गठन जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसका नाम है दीवान ए कोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान ए कोही कहा जाता है। इन सब को याद रखेंगे, किसने गठन किया और क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पूछा गया है। आइए 24 नंबर, अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की था? देखिए, टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत अकबर ने जो 1580 में किया था। कब किया था? 1580 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। वही देखिए, ऑप्शन बी में दिया 1578 ईस्वी में जो अकबर ने जो इबादत खाना में जो ना अनुमति की प्रवेश करने की अनुमति दी थी। क्या दी थी? इबादत खाना में अकबर ने प्रवेश करने की अनुमति कब दी थी? 1578 ईस्वी में। ऑप्शन ए में दिया है 1575। देखिए, 1575 में जो अकबर ने जो इबादत खाना का निर्माण किया था। क्या किया था? निर्माण किया गया था। वही देखिए, ऑप्शन सी में 1582 में जो अकबर ने एक जो है ना संवत चलाया था, जिसको कि क्या कहा जाता है? दीन ए इलाही कहा जाता है। दीन ए इलाही संवत कहा जाता है, जो कि अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में चला। ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे इसको। आइए आपको 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का हमने बताया था आपको, बिहार दरोगा हो गया, उसके बाद 64 पोस्ट वाला, उससे दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? देखिए, बक्सर का युद्ध हमने बताया था और आपको पलासी का युद्ध बताया था। पलासी का युद्ध कब बताया था? 23 अक्टूबर 1757 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? ये तो आपको भारत के संयुक्त सेना और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। लेकिन जो आपको पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, इसमें जो है ना आपको बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। सुजाउद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला अलग है और सुजाउद्दौला अलग है। अगर जब सुजाउद्दौला की बात कहा जाएगा तो ये आपको किस युद्ध में? बक्सर का युद्ध में। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। सुजाउद्दौला अगर जहां बोला जाएगा तो आपको कौन सा? बक्सर का युद्ध में। अगर जहां सिराजुद्दौला बोला जाएगा तो पलासी का युद्ध में। पहले आइए पलासी की बात को हम जिक्र करते हैं। पलासी का युद्ध जो कि 23 अक्टूबर 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। यह आपको सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच से कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और उसके बाद संयुक्त सेना की ओर से सिराजुद्दौला ने किया था, जिसमें से क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। वहीं अगर जहां बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा तो यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो हेक्टर मुनरो ने किया था नेतृत्व। किसने किया था?
हेक्टर मुंडो ना। और आपको इधर से जो है ना आपको संयुक्त सेना की ओर से शुजाउद्दौला, किसने किया था? शुजाउद्दौला ने किया था। तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो हमेशा यहाँ से पूछा जाएगा आपको शुजाउद्दौला किसमें भाग लिए थे और सिराजुद्दौला किसमें भाग लिया था। तो सिराजुद्दौला की बात कहा जाएगा तो आपको पलासी का युद्ध, और शुजाउद्दौला बोला जाएगा तो बक्सर का युद्ध। और उसके बाद से पलासी के युद्ध में आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था, और आपको बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडो ने किया था। तो यही यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश के सेनापति कौन थे? क्या बोलना है? हेक्टर मुंडो बोलना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपको हमने बताया था वांडीवास का युद्ध बताया था। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध बताया था, जो कि आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हमने बताया था। किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच से नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने। किसने? सर आयरकूट ने। वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने किया था? आपको काउंट लाली ने किया था। किसने किया था? काउंट लाली ने किया था। इन तीनों युद्ध को याद रखना, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और वांडीवास का युद्ध, तीनों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। 26 नंबर देखिए, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? देखिए सूर्यास्त कानून का संबंध अस्थाई बंदोबस्त से। किससे है? अस्थाई बंदोबस्त, जिसकी शुरुआत आपको कॉर्नवालिस के द्वारा जो 1793 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में किया गया था। वही पर देखिए महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था का जो है ना आपको हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत किसने की थी? हॉल्ट मैकेंजी। देखिए महल मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। इसमें होता था क्या? किसान से जो है ना, गांव का जो मुखिया होता था, गांव का जो प्रधान होता है, किसान से जो है ना कर लेके उसको जमींदार को देते थे। यानी आपको किसान और जमींदार के बीच बिचौलिया का काम कौन करते थे? ग्रामीण के मुखिया करते थे या प्रधान करते थे। तो इसमें बिचौलिया के तौर पर आपको मुखिया काम करते थे। इसी को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने कहा था, किया था। वहीं पे ऑप्शन ए में दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, जो है ना इस सबको याद रखना है, या क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिए। मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने तो यह घोषणा की थी कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा, लेकिन यह आपको जो है मार्च 1946 को नहीं किया गया था, बल्कि 20 फरवरी 1947 को किया था। कब किया था? 20 फरवरी 1947, जो कि दिया हुआ मार्च 1946। तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत कथन को ही चुनना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से? देखिए दीपावली घोषणा पत्र जो है ना आपको यह घटना हुआ था 1928-29 में। कब हुआ था? 1928-29 में। अब देख लीजिए इसमें आपको आपको वायसराय दिए गए हैं, तो इसका कार्यकाल आपको देख लेना, आंसर मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया रीडिंग का शासनकाल। देखिए हमने सभी वायसराय का जो है ना आपको कार्यकाल लिखाया, तो बताइए रीडिंग का कार्यकाल कब से कब है? 1921 से 26 है। ऑप्शन बी में दिया लॉर्ड वेलिंगटन। बताइए वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से 36। ऑप्शन सी में दिया हार्डिंग द्वितीय। बताइए इसका शासनकाल 1910 से 1916। इसी के समय तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है 1900। देखिए डी नंबर में लॉर्ड इरविन, इसका शासनकाल बताइए 1926 से 31। और हमने क्या बताया, दीपावली घोषणा पत्र कब हुआ था? 1928-29 में हुआ था। बताइए किस वायसराय के अंतर्गत आएगा? लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? देखिए वेदांत कॉलेज का संस्थापक हमने बताया था राजा राम मोहन राय। कौन बताया था? राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना कलकत्ता में जो है ना 1825 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1825 में। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, राजा राम मोहन। ऑप्शन ए में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन ए में विलियम जोन्स ने स्थापना जो है आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या किया था? किसका किया था? सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इसकी स्थापना जो है ना आपको 1784 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में। देखिए देवेंद्र नाथ ठाकुर, बोलिए देवेंद्र नाथ ठाकुर। बिल्कुल देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है ना तत्वबोधिनी नामक पत्रिका और तत्वबोधिनी नामक सभा का भी गठन किया था 1839 में। कब किया था?
1839 में। तो याद रखेंगे इस सब बात को। आइए 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता था? देखिए युगांतर नामक पुस्तक अरविंद घोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। युगांतर हो गया, लाइफ डिवाइन हो गया, ये सब पुस्तक जो है ना आपको अरविंद घोष का है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके द्वारा सोम प्रकाश लिखा गया। ऑप्शन डी में देखिए स्वामी विवेकानंद, ज्ञान योगी, कर्म योगी, इसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखेंगे। आइए 31 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है? देखिए जस्ट हमने इसका 1935 और 1947 का अधिनियम हमने जस्ट इसको कल पढ़ाया। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि 1935 के अधिनियम पर किसने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। और हमने बताया था, और एक बात इन्होंने कहा था, क्या कहा था? यह अनेकों ब्रेक वाला गाड़ी है परंतु इंजन विहीन है, इसमें इंजन नहीं है। यह बात भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में कहा। इसके अलावा हमने क्या बताया था? देखिए ऑप्शन सी में दिया मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल पूर्णतः सरा हुआ अधिनियम है। कौन सा? 1935 का। तो याद रखेंगे इस सब बात को। पंडित नेहरू हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर। आइए 32 नंबर, संविधान के सर्वोच्च संबंधी प्रावधान। देखिए जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखा था आपको पॉलिटी का, उस दिन हमने बताया था कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्या है? संविधान सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। क्या अपनाया है? संघीय शासन प्रणाली को अपनाया। हमने उस टाइम यह भी बताया था कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, यह प्रावधान भी किसी देश से लिया गया था। तो किस देश से बताइए? बिल्कुल अमेरिका से। याद रखना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, अमेरिका। देखिए उस टाइम भी हमने ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए टेस्ट में क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इस बात को। आइए आपको 33 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया? देखिए क्षेत्रीय परिषद की बात अगर किया जाएगा, टोटल 6 क्षेत्रीय परिषद है। कितना है? 6 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपको लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद इधर पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो है ना, राजस्थान, ये सभी जो है ना आपको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है। वहीं अगर जहाँ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ये सभी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, ये सभी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है। वही अगर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कहा जाएगा तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी आपको जो है ना पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 4 परिषद हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो गया, 4 हो गया। अब 5वां के अंदर आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद। कौन सा? मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है आपको मध्य प्रदेश हो गया, आप मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश ही मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत 5 हो गया। 6ठा में आता है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत मुख्यतः जो 7 सिस्टर वाला राज्य ना, ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में। अब बताइए, हमने अभी कहीं भी जिक्र किया अंडमान और लक्षद्वीप का? कहीं भी जिक्र किया? अंडमान और लक्षद्वीप जो है ना भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? किसी भी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया? क्या बोलना है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी, दोनों को याद रख लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर डी हो गया सही आंसर। 34 नंबर, अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। देखिए अंतरराज्यीय परिषद का अगर जहां गठन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 263 पढ़िए। कौन सा? अनुच्छेद 263 में कहा जाता है कि इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। आइए 35 नंबर, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रित रखती है? मतलब कामों के ऊपर नियंत्रित रखते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या, स्थगन बिल्कुल रखते हैं। ऑप्शन बी में प्रश्नकाल बिल्कुल रखते हैं। ऑप्शन सी में आपको अनुपूरक बिल्कुल रखते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? तीनों हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? तो देखिए ऑप्शन, सभी ऑप्शन को हम डील करते हैं। ऑप्शन ए में दिया आपको 216, ऑप्शन सी में दिया 214। देखिए 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में जो है ना, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद कौन सा कहता है? 214 कहता है। तो मूल क्वेश्चन भी यही है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा? तो कौन? 214। ठीक है, वहीं पर देखिए 216 में क्या कहता है? उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए। क्या कहता है?
उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए। ऑप्शन देखिए बी में 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इसी बात की चर्चा कौन सा अनुच्छेद करता है? 217। अनुच्छेद देखिए आपको 222 जो कि डी में है। देखिए एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाएगा, यह अनुच्छेद आपको 222 कहता है। कौन सा अनुच्छेद? 222, जिसका आपको जो है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो है ना न्यायाधीशों की आपको नियुक्ति जो है ना आप कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 222 के था। तो आपको मूल क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 214 आंसर। आइए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है? देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर जहां आप अनुच्छेद 65 को पढ़ते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि अगर जहां राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 को पढ़ लेंगे तो यही बात कहता है। तो ठीक है, ये तो करता है। ऑप्शन बी में देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर आप उन्हें अनुच्छेद 70 को पढ़ते हैं, किस अनुच्छेद को? 70 को पढ़ते हैं तो उसमें कहता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके पद पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के, अगर जब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वही जो है ना आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। ये दोनों बात अनुच्छेद 70 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 70। तो देखिए ऑप्शन डी में बताइए, और राज्यपाल करता है? नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ये नहीं करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही कार्य करेंगे। ठीक है, इस सब बात को पढ़ लेना है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता हो कि अन्वेषण 24 घंटा में पूरा नहीं की जा सकती है तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? देखिए हमने इससे पहले बताया था आपको, अगर जहाँ किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटे के अंतर जो है उसको आपको न्यायालय के समक्ष क्या करना करे? प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप प्रस्तुत वो नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण उनको देना पड़ेगा। ठीक है, कारण देंगे तो अधिकतम वो कितने दिन तक उसको रख सकते हैं, इसी बात को यहाँ पे पूछा जाता है। तो 24 घंटा के अंतर्गत अगर जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वो जो है उसका कारण बताएंगे और वो अधिकतम जो है 15 दिन तक रख सकते हैं। कितना दिन तक? 15 दिन तक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 39 नंबर, विधि के समान संरक्षण, देखिए विधि के समान संरक्षण की बात कहा जाएगा या विधि के समक्ष समानता की बात कहा जाएगा? तो दोनों प्रावधान, दोनों के बारे में आपको अनुच्छेद 14 ही कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है? विधि के समान संरक्षण की बात कहा जाएगा तो यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से। वहीं अगर जहां विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समान अधिकार की बात कहा जाएगा तो यह परिधान आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। दोनों बात याद रखेंगे। अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है तो आपको अनुच्छेद 14 बोलना, और जहां प्रावधान पूछता तो दोनों प्रावधान अलग अलग लिया है, अमेरिका और ब्रिटेन से, तो याद रखेंगे। आइए 40 नंबर, राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में? देखिए राज्य वित्त आयोग की चर्चा अगर जहां पूछा जाएगा तो आपको अनुच्छेद 243 के आई में है। किसमें है? 243 के आई में। और 243 का आई पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया भाग 6। देखिए भाग 6 में तो राज्य के शासन का बात करता है। किसके बारे में? राज्य की शासन। वही भाग 5 बोलेगा संघ की शासन की बात करता है। ऑप्शन बी में देखिए आपको दिया भाग 9। भाग 9 पंचायती से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी में दिया भाग 9 का को जो नगर पालिका के बारे में बताता है। किसके बारे में? वहीं अगर जब 9 का खो की बात करें यानी 9 के बी के बारे में बात कहा जाएगा तो सहकारिता के बोलना है। क्या बोलना है? सहकारिता। ऑप्शन डी में देखिए भाग 11 दिया, यह केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताता है। किसके बारे में? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताता है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी संसदीय निकाय है? देखिए अनुसूचित जाति आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं। कितना? 5 सदस्य। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। टोटल कितना हो गया? 5 है। तो 5 आपको आंसर माना, ऑप्शन सी। आइए 42 नंबर को, सांसद तथा राज्य विधानसभा के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? देखिए भंग से होने वाले चुनाव की बात कहा जाता है तो इसको मध्यावधि चुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे?
देखिए मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव, उपचुनाव कहते किसे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए आप। देखिए आम चुनाव, देखिए सामान्य तौर पर आप जानते हो कि लोकसभा और आपको विधानसभा, किसका, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों का आपको जो है ना 5 वर्ष पर इसका चुनाव होता है। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर चुनाव होता है। इसी को कहा जाता है आपको आम चुनाव। क्या कहा जाता है? आम चुनाव, जो कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, तो इसको क्या कहेंगे? आम चुनाव कहेंगे। वहीं देखिए आपको उपचुनाव, उपचुनाव किसे कहते हैं? जैसे देखिए आपको, देखिए अभी जस्ट आप 2019 से 2024 में अभी आम चुनाव समाप्त होने वाला है लोकसभा के, जो कि नया चुनाव होने वाला है 2024 में। देखिए 2019 से 24 के बीच ये 5 साल जो सांसद चुनेगा, अगर इसमें किसी भी सांसद का मृत्यु हो जाता है, किसी भी सांसद का मृत्यु हो जाता है, जैसे 5-10 समझ लिए 10 ठो सांसद का मृत्यु हो गया, इस 10 सांसद का जो चुनाव होगा इसी को कहेंगे आपको उपचुनाव। क्या कहेंगे? इसी 10 सांसद के लिए जो चुनाव होगा उसी को क्या कहेंगे? उपचुनाव। यानी जो सांसद मर गया है उसके लिए जो चुनाव होगा उसको क्या कहेंगे? उपचुनाव कहेंगे। और जानते हैं इसका जो चुनाव हुआ ये भी जो है ना आपको 19 से 24 तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि 19 में स्टार्ट हुआ गाड़ी, ये 23 में मर गए तो 23 से 5 साल रहेंगे 28 तक, ऐसा कोई बात नहीं। 2024 में यह चुनाव समाप्त हो जाएगा 5 वर्ष का, तो इसका भी समाप्त हो जाएगा, तो इस बात को याद रखना। और मध्यावधि चुनाव, जो कि मूल क्वेश्चन में दिया गया, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। यानी कि देखिए 5 साल का चुनाव होता है, उससे पहले अगर जहाँ चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कि हम चुनाव को क्या करें? भंग कर दें, इसके बाद जो चुनाव होगा उसको क्या कहेंगे? मध्यावधि चुनाव कहेंगे। तो याद रखना है इस बात को। आइए 43 नंबर, भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित हुआ था? तो ये 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। 20 सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया। अगर जहां राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो लोक आयुक्त का गठन किया जाता है, केंद्र में लोकपाल का गठन किया जाता है। लोकपाल बिल सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में 1960 में हुआ था। और इसके जानते अध्यक्ष की न्यूनतम आयु जो आपको 45 वर्ष होना चाहिए। कितना? और हमने ये भी बताया था सबसे ज्यादा इसी का जो है अध्यक्ष बनने के लिए उम्र चाहिए 45 वर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। 45 नंबर देखिए, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? देखिए भूमि सुधार की अगर जहां बात कहा जाएगा तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंदर? राज्य सूची के अंदर। वहीं भू राजस्व कर की बात कहा जाता है तो आपको समवर्ती सूची के अंदर। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत। आइए आपको 46 नंबर, कुछ बिहार कप का संबंध किस खेल से? देखिए कुछ बिहार कप का संबंध आपको क्रिकेट से है। कब से? क्रिकेट खेल से। और इसकी शुरुआत 1944-45 में हुआ था। कब हुआ था? 1944-45 में। 47 नंबर, वॉलीबॉल किस परिसर में खिलाया था? वॉलीबॉल कोर्ट में खिलाया था। कहाँ पे? कोर्ट परिसर में खिलाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास, जिसको कि नाबार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? देखिए नाबार्ड की छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। कब हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसका स्थापना आपको जो ना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और शिवरामन समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आपको डेट भी याद रखना है, 12 जुलाई 1982 को। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय। याद रखेंगे इस सब बात को। आइए बी नंबर सही आंसर। आइए 49 नंबर, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? देखिए पहली बार अगर जब भारत में पूछा जाएगा ट्रेजरी बिल तो 1917 में। कब? 1917 में। डी देखिए। आइए 50 नंबर, राजस्व घाटा क्या कहते हैं? देखिए राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में जो है आपको माइनस कर देना है राजस्व प्राप्ति को। क्या करना है? जितना खर्च है, खर्च में आपको माइनस कर देना है प्राप्ति को, तो क्या निकल जाएगा? राजस्व घाटा निकल जाएगा। राजस्व घाटा यानी राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति बराबर क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन था तो डिस्कस कर दिया। आइए जो है ना नेक्स्ट क्लास में आपको अगले नंबर सेट से आगे बढ़ते हैं और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।